आज की बड़ी खबर, त्रिपुनिथुरा के मैथ्यू नाम के व्यक्ति की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। और बता दें कि ये घटना कुरुथियाडु इलाके की है। पुलिस की जांच में साफ हो चुका है ये हादसा नहीं हत्या है। चलिए सीधे चलते हैं हमारी रिपोर्टर अनीता के पास। अनीता, क्या जानकारी मिली है अब तक? माया, ये घटना आज सुबह करीब 8 बजे की है। मृतक मैथ्यू यहाँ अजीकहल कुर्थियाडू में किराए के घर में रहते थे। वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर थे और आज सुबह उनका शव उनके ही कमरे में मिला। मैथ्यू की हत्या उसके सिर पे बहुत बेरहमी से वार करके की गई है। इस घटना के वक्त उनकी पत्नी और बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। गुड मॉर्निंग। कुछ मिला क्या? कातिल ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। हमें कुछ बाल मिले हैं, यकीनन कातिल के ही होंगे। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं मैम, अब तक कुछ नहीं मिला। लगता है उसने ग्लव्स पहने होंगे। इतना ही नहीं, उसने पूरे घर में मिर्ची पाउडर भी छिड़का है। और कुछ? हत्या से पहले उन दोनों के बीच में झड़प भी हुई होगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो कातिल के डेड स्किन सेल्स मैथ्यू के कपड़ों पर भी चिपकी हो सकती है मैम। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसने ग्लव्स पहने थे, फिर स्किन टेस्ट कैसे? सर, मैंने कहा कि डेड स्किन सेल्स वो बॉडी से गिरती रहती है, तो ऐसा हो सकता है। और इसके बारे में पता भी नहीं चलता, जस्ट लाइक नॉर्मल हेयर फॉल। और अगर ऐसा हुआ होगा तो जरूर मैथ्यू के कपड़ों पर मिल सकती है। और अगर हमें वो मिल गई तो हम उसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। वारदात की जगह पर हो ना? क्या अपडेट है? शुरुआती जांच से तो ये कहा जा सकता है कि ये मर्डर है सर। अगर मेरी थियरी सही है सर, तो उसके किसी जान पहचान वाले ने ही ये सब किया है। कोई ठोस सबूत मिला? हाँ है ना सर। क्या है वो? उसका लैपटॉप ओपन ही रह गया था, चार्जिंग खत्म होने की वजह से बंद हो गया। पासवर्ड क्रैक करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स को लैपटॉप दे दिया है सर। और फोन लॉक्ड है सर। तुम्हें क्या लगता है? मैथ्यू के फोन को और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया है सर। उसने आखिरी बार अपने क्लोज फ्रेंड सजीव को कॉल किया था। वो कहाँ पर है? यही तो प्रॉब्लम है सर। कल उसकी मौत शराब में मिक्स्ड पॉइजन पीने से हुई है। दोस्त की मौत की खबर सुनकर शायद उसने आत्महत्या कर ली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने खुद इस डर से जहर खा लिया हो कि कल उसकी भी हत्या हो जाएगी। और ये मैथ्यू के हत्यारे का कुछ पता चला? मैथ्यू का हत्यारा उसका कोई नजदीकी ही है सर। या तो सजीव हो सकता है या उसी की तरह कोई करीबी। सजीव ने इस डर से आत्महत्या कर ली होगी कि वो मैथ्यू की हत्या में पकड़ा ना जाए। हम लोग सजीव के हत्यारा होने की संभावना छोड़ देते हैं। उसका कारण डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मैथ्यू कल 10 और 11 बजे के बीच में मरा है। जब हमने उसके मोबाइल के टावर लोकेशन से उसे ट्रेस किया तो सजीव उस वक्त अपने घर पर ही था। और सिर्फ यही नहीं, हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा ये सोचकर वो बड़ी ही सफाई से निश्चिंत होकर वहां से निकलता है। इसलिए अगर हत्यारा सजीव है तो वो इस कारण से तो आत्महत्या नहीं करता। हो सकता है कि वो फोन घर पे रख कर गया हो। हाँ सर, ये बात मुमकिन तो थी, लेकिन उस टाइम मैथ्यू का हत्यारा मैथ्यू के फोन से सजीव से चैट कर रहा था और उसने मैथ्यू को मारने के बाद उसका फोटो भी भेजा। संजीव के घर के बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल लगा दो। यस सर। और कहीं इन दोनों का दुश्मन कोई एक ही इंसान तो नहीं है, इसका पता लगाओ। ओके ओके सर। रुको। हाँ बस, हेलमेट पहना करो और लाइसेंस लेकर चला करो। चलो जाओ। ठीक है सर। क्या बात है मधु, तुम बच्चे को डरा रहे हो? उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए लिफ्ट ले ली। जो तुम्हारी मदद करता है उसे कभी डराना नहीं चाहिए। क्या करूं, पुलिस ऑफिसर हूं। अच्छा सर, आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मैथ्यू केस के बारे में तुम्हें पता है? मैं उसका इंचार्ज हूँ। मुझे पता है सर। तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं तो ऐसे केस का मुझे अनुभव नहीं है सर। मैंने तो सिर्फ पासपोर्ट वेरिफिकेशन की ड्यूटी की है बस सर। सर, चूंकि मेरे पिताजी की मृत्यु ड्यूटी पर हुई थी, इसीलिए मुझे ये नौकरी मिली। मुझे इस केस के बारे में पेपर और लोगों से ही पता चला सर। अगर इस केस के बारे में बात करें तो जो मरा उसे छोड़कर इस केस में कोई तीसरा है जो अब तक छिपा हुआ है। जो सोचते हैं वो कई बार हमें मिल ही जाता है। वैसे तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो?
एकदम सही इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ जो दोनों मरे हैं वो एक दूसरे का काफी क्लोज थे। उन दोनों के बीच में कोई ऐसा इशू भी नहीं था। बिना कारण के कोई किसी की हत्या नहीं करता है ना सर। हाँ बिल्कुल सही। कोई ऐसा कारण हो सकता है जो इस केस के पीछे हो और हम नहीं जानते। ऐसा हो सकता है सर। अच्छा मधु, वैसे तुम एक काम करो, इसकी हिस्ट्री निकालो। उसका गांव, परिवार, स्कूल जहां उसने पढ़ाई की, कॉलेज और उसके दोस्त, जितना हो सके उसका सारा डेटा कलेक्ट करो। ओके सर। मेरी टीम में तुम्हें लेने के लिए मैंने ट्रांसफर की परमिशन ले ली है। थैंक यू सर। हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार दोनों पर आज तक किसी भी तरह का कोई केस नहीं है। उनका पास्ट ही हमें हेल्प कर सकता है इस केस को सुलझाने में। और हाँ, मैथ्यू की वाइफ का भी पता लगाओ, वो गायब है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसे करने के लिए अनऑफिशियल रूट की जरूरत पड़े तो वो भी तुम कर सकते हो, पर ध्यान रखना किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। जिसने सुसाइड किया था उसका फोन तुमने अनलॉक किया क्या? फोन लॉक नहीं था सर। जरूरत होगी तो स्टेशन से ले लेंगे। ठीक है, उसके कॉल डिटेल्स निकालो। ओके ओके सर। हमें पोस्टमैन को बुलाना चाहिए, हो सकता है वो कुछ जानता हो। ओके। सर ये है पोस्टमैन, और जो मर गया है ये उसका दोस्त भी है। इधर आओ। ये बताओ, ये सजीव के लिए कोई लेटर या पार्सल आया था क्या? आया था सर, मैथ्यू ने भेजा था। भेजने वाले का नाम तुम्हें इतने अच्छे से कैसे याद है? संजीव के लिए लेटर हमेशा नहीं आता था सर, और जो आता था वो बैंक से ही होता था। कल जो आया था उसे किसी एड्रेस से भेजा गया था। संजीव ने उसे तुरंत खोला। मैंने पूछा किसने भेजा है तो कहा कि मैथ्यू ने भेजा है, जबकि मैथ्यू कुछ दिन पहले यहाँ आया था सर, और मैं उसे जानता भी हूँ। उसके बाद तुमने उसे यहाँ देखा? नहीं सर, उसके बाद मैंने उसे आखिरी बार एम्बुलेंस में ही देखा। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो वापस बुलाऊंगा। ठीक है सर। उस लाइब्रेरियन को कल मुझसे आकर मिलने के लिए बोलो। मैं और अर्पिता सजीव के घर पर ही होंगे, तो उसे वहीं पर आने के लिए कहना। सर मैंने उसे कल बुलाया था, लेकिन उसने मुझे फोन पर कहा कि वो मीटिंग के लिए कोझीकोडे गया हुआ है। मैंने उसे जल्दी आने को कहा है।
क्या हुआ? सीआई साहब ने बुलाया इस सर। केस के बारे में। नमस्ते सर, दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, क्या है? अगर इसकी वाइफ से कुछ पूछताछ करें तो शायद आपको कुछ जानकारी हाथ लग सकती है। वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही है, अच्छी औरत नहीं है वो। आधी रात में उसे मैंने कई बार अकेले घूमते देखा है। आप तो समझ सकते हैं ना क्यों घूम रही होगी। हाँ। कोई औरत रात में अकेले घूमे तो वो अच्छी नहीं होती। तुम किस जमाने में जी रहे हो ये बताओ। दोबारा से अगर ऐसी बकवास की तो इधर दोबारा दिख मत जाना, समझे? निकलो। सुनिए सर, मैथ्यू की वाइफ डिस्चार्ज हो गई है। लगता है वो ठीक हो गई है और अभी अपने एक दोस्त के घर गई है। अगर आप कहें तो मैं मिलने जाऊं सर? नहीं, अर्पिता देख लेगी वो सब। ओके ओके सर। नमस्ते सर, कौन हो तुम? मुझे बुलाया गया था। लाइब्रेरियन हो तुम? हाँ। आओ बात करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? राजेंद्र। ये सजीव को कैसे जानते हो? वो लाइब्रेरी में आया करता था सर। हम्म, वो बहुत समय तक पढ़ता था, इसी वजह से किताबों की नॉलेज उसे बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा आदमी था सर। क्या 2 दिन पहले उसने तुम्हें कॉल किया था? क्योंकि उसी दिन सजीव की हत्या हुई थी। संजीव की हत्या हुई है? मैंने सुना था कि आत्महत्या की थी। वो जो कुछ भी होने दो, जो पूछा है उसका जवाब दो। उसने कॉल किया था एक किताब के बारे में बात करने के लिए। डॉन ब्राउन की किताब द विंसी कोड में एक फिगर है, उसके बारे में बात करने के लिए। वो जानना चाहता था कि उस किताब की कॉपी मेरे पास है कि नहीं। मुझे याद नहीं था कि वो किताब मेरे पास है कि नहीं। मैंने कहा चेक करके बताता हूँ। फिर तुमने कॉल किया क्या? हाँ सर, किया था। फिर डीसी बुक पब्लिकेशन की 19वीं एडिशन की बुक के 198वें पेज पर वही फिगर बनी हुई थी। उसी फिगर के बारे में उसे मुझसे कुछ जानना था। उसने मुझे चेक करके कॉल करने के लिए कहा। और फिर? उस पेज पर मैथ्स का फिबोनाची नंबर के बारे में बताया गया था। मैंने संजीव को कॉल करके ये बताया। उस दिन के बाद से मेरी कोई बात नहीं हुई और मैं उसी शाम कोझिकोड के लिए निकल गया था और फिर फेसबुक से उसकी मौत की खबर मिली। वो नंबर याद है जो उसने तुम्हें बताया था? हाँ, याद तो नहीं, मैंने फ़ोन में सेव किया था उसे बताने के लिए। हाँ जरा बताना तो। 11 23 58 13 21। अर्पिता, यप। ये मैथ्यू की वाइफ हॉस्पिटल से लौट आई है। उससे मिलो और अगर जवाब देने में ज्यादा सोचे तो उसका पूरा स्टेटमेंट निकाल लो। ठीक है। हम्म, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर क्यों नहीं गई? मैथ्यू नहीं था इसीलिए नहीं जाना चाहती थी मैडम। जब ये घटना घटी उस टाइम तुम कहाँ थी? मेरी बेटी को सांस की तकलीफ है इसीलिए मेरे गांव में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसे वहां दिखाने गई थी। हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी क्यों नहीं समझा? हमने अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया था मैडम। अपनी बेटी की बीमारी के इलाज के लिए पैसे पानी की तरह बहा दिए। फिर मैथ्यू क्यों नहीं गया साथ में? मैथ्यू को मेरे गांव जाना पसंद नहीं था, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर अकेले जाना चाहती थी। मैं मैथ्यू से बड़ी थी और ये बात मेरे भाइयों को पसंद नहीं थी और उन्होंने मैथ्यू की कई बार पिटाई की थी। लेकिन कुछ दिन बाद सारा झगड़ा खत्म हो गया था मैडम। लेकिन इसके बावजूद भी मैथ्यू कभी मेरे गांव गया ही नहीं मैडम। तो फिर मैं ये सोचूं कि इसमें तुम्हारे भाई भी शामिल हैं? अरे नहीं मैडम, मैं और मेरी बेटी वहां थे और वो लोग भी हमारे साथ ही थे। वो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो हम पता लगा लेंगे। ये बताओ, क्या मैथ्यू का कोई दुश्मन है? मैथ्यू का दोस्त दुश्मन बस एक ही था और वो था सजीव मैडम। मतलब क्या है दोस्त और दुश्मन से? दोनों के कोई सगे संबंधी नहीं थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। जब तक शादी नहीं हुई थी वो दोनों साथ में ही रहते थे। हमारे शिफ्ट होने के बाद भी वो हमेशा घर आता था। उसे बस 20 मिनट लगते थे घर आने में। लेकिन क्या है बताओ? वैसा नहीं है। मैथ्यू के मन में मुझे और सजीव को लेकर शक हो गया था। हालांकि मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शक उसके दिमाग में घर कर गया था। सजीव को ये शक वाली बात मालूम थी? शुरू में उसे पता नहीं था।
लेकिन एक दिन जब सजीव हमारे घर आया और मैथ्यू घर पर नहीं था, हम घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। लेकिन जब मैथ्यू ने हमें देखा तो सजीव को खरी खोटी सुनाने लगा और उसका गला घोंटकर जान से मारने की भी कोशिश की। सजीव जैसे तैसे खुद को बचाकर भागा। वो उस घटना के बाद नहीं आया? आया। मैथ्यू के कई बार सॉरी बोलने पर मैथ्यू ने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और उसे अपनी दोस्ती का वास्ता दिया, तब सजीव ने माफ कर दिया। मैथ्यू उसके बाद भी शक करता रहा क्या? नहीं, ऐसा नहीं किया। उसके बाद सजीव को उसने कभी हर्ट नहीं किया और न ही वो बदला। मैडम, मैथ्यू कोई दवा या ऐसा कुछ लेता था क्या? वो एक दवाई लेता था मैडम। पूछने पर कहता था उसके सरदर्द की दवाई है। ओके। आपके पास दा विंची कोड है? उस तरफ। लगभग 1 महीना हो गया है इन दोनों अजीब हत्याओं को। पुलिस इस केस को सुलझाने में और इसके बारे में पब्लिक को बताने में असमर्थ है। आखिर पुलिस मीडिया से क्या छुपा रही है? देखिए, पुलिस पब्लिक या मीडिया से कुछ छुपा नहीं रही है, लेकिन अब पुलिस को भी तो अपना काम करना है ना। लेकिन अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को पब्लिश करने के लिए हमें वैसी परमिशन मिली नहीं है। समय आने पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तब तक प्लीज कोऑपरेट। नहीं सर, इस बारे में हम पता लगाते हैं। ओके सर। ओके सर। हाँ, ऑल राइट सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ये सब केस के बारे में ही है। मैं किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तुम गए थे, वो काम हो गया? हाँ, मैंने पता किया सर। दोनों ही त्रिपुनिथुरा में पले बड़े हैं सर। बचपन से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे और दोनों ही बचपन में बहुत ही नटखट थे। और सजीव के परिवार वालों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि कर्ज चुका नहीं पाए थे। सब जहर खाकर मर गए, लेकिन ये वहां से भाग निकला। उस घर में वो लोग पूरी पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए उस घर में शिफ्ट हुए थे। मैथ्यू की माँ अभी जिंदा है सर। माँ को मिलने जाने के अलावा उन दोनों का उनके गांव से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तुम्हें इनके स्कूल के कोई दोस्त मिले क्या? एक दो तो मिले, लेकिन इस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला सर। फिर मैथ्यू की वाइफ लक्ष्मी की कहानी मिली जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसके पहले पति का छोटा भाई, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लक्ष्मी और मैथ्यू दोनों को जान से मार देगा। वैसे उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है सर। मुझे शक है कि वो कोई सोची समझी हत्या तो नहीं करता। नाम क्या है तुम्हारा? अजयन। क्या काम करते हो? टाइल्स और प्लम्बिंग का काम करता हूँ। आपने बताया नहीं मुझे क्यों बुलाया है? तुझे बहुत जल्दी है क्या काम निपटाने की? हाँ सर, काम है। ठीक है, कुछ देर बाद जाना। मेरा काम नहीं है सर, दिहाड़ी का काम है। देर से गया तो हाफ डे लगेगा। तू तेरा हाफ डे? ये बताओ, मैथ्यू से तुम्हारी दुश्मनी क्यों थी? केवल मैथ्यू ही नहीं सर, मेरी दुश्मनी उसकी बीवी लक्ष्मी से भी है। उसने मेरा घर उजाड़ दिया। लक्ष्मी जिससे प्यार करती है उसके साथ रहने के लिए जब डिसाइड करती है तो ये बात तो गलत तो है नहीं ना? वो भी तब जब उसका हस्बैंड मर गया हो। ये तब तक गलत नहीं होता सर जब तक अपने साथ नहीं होता। अपनी बकवास बंद कर अजयन, कान खोल कर सुन ले, अंदर कर दूंगा। दुखी हूं इसलिए कहा सर, जब मेरा भाई जिंदा था तो उसके साथ रिलेशन में थी सर। उसके बारे में मालूम चला तो वो दुख से मर गया। मेरा भाई सीधा साधा था, वो लक्ष्मी और बेटी को बहुत प्यार करता था। उसके मरने के 16वें दिन ही वो उसके साथ चली गई सर। ये बेइज्जती ऐसे भूल नहीं सकते हैं सर। वो चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन वो हमारे भाई की खूनी है। हमें उसकी जरूरत है, हम उसका ख्याल रखेंगे। हमने उससे ये कई बार कहा,
लेकिन वो बच्ची को हमें नहीं देती है सर। ये माँ का अधिकार होता है कि वो बच्चे को अपने साथ में रखे, तुम्हें पता है ना? तो ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे पता है सर, लेकिन हमारी बच्ची ऐसी औरत के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने सोचा दोनों को जान से मार के उस बच्ची को ले आऊं। मैं अपने माँ बाप को और दुखी नहीं देख सकता। तो तुम हमें ये बता रहे हो कि तुम्हें इस हत्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है? नहीं सर, ये सच है कि मैं उसकी हत्या करना चाहता था, और अगर मैंने की होती तो खुद को पुलिस के हवाले कर देता। मुझे उसका कोई डर नहीं। तो क्या अभी तुम लक्ष्मी को मारने वाले हो? हमें बच्ची चाहिए सर। एक दूंगा, ठीक से बात कर। ठीक है, अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। और फालतू की बातें सोचना बंद कर दो, समझे? सर, उसे जिसके साथ रहना है रहने दो, लेकिन हमारी बच्ची को हमें वापस दिलवा दीजिए सर। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं सर। क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अब जाओ तुम। ठीक है सर। क्या सोच रहे हैं सर? आपको दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? नहीं, इस केस में इसका तो कोई हाथ नहीं है। What is happening with the case? Any progress? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है सर। अब देखिए ना, ये सजीव के आत्महत्या की कोई भी ठोस वजह हमारे सामने बिल्कुल नहीं आ रही है। और एक जो क्लू हमें मिला है वो लाइब्रेरियन। उसने डा विंची कोड बुक में से एक खास पेज के बारे में किसी से पूछताछ की। वो पेज मिला सर, वो सिर्फ नंबर है, लेकिन हम इसकी वजह तो पता नहीं कर पाए कि आखिर वो पेज को ढूंढ क्यों रहा था। और उसने किसी से इसके बारे में बात नहीं की सिवाय लाइब्रेरियन के। और फिर फोन और लैपटॉप जो सजीव और मैथ्यू यूज करते थे, उसकी साइबर रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है सर। ये केस ज्यादा सेंसेशनल नहीं है, इसीलिए इसकी रिपोर्ट आने में देर है। कोई बात नहीं, उनसे कांटेक्ट करो और देर नहीं होनी चाहिए। जल्दी से रिपोर्ट दो मुझे। लोकल बाय इलेक्शंस होने वाले हैं। पॉलिटिशियंस इसे मुद्दा बनाएं, उससे पहले इस केस को हमें खत्म करना होगा। वैसे तुम लोगों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाया था क्या? कोई डिटेल मिली? सर, इस तरह के दूर दराज गांव में सीसीटीवी कौन लगाता है सर? उस गांव में कोई बड़ी दुकान या ऑफिस नहीं है सर। मैथ्यू की वाइफ से पूछताछ करने पर कुछ मिला? वो अपनी बेटी को दिखाने अपने गांव में लेकर गई थी सर। हमने उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई भी किया। उसके स्टेटमेंट की वजह से हमें सजीव पर शक हुआ। सर, साइबर सेल का कॉल है। हेलो सर, हमें इस केस में जबरदस्त जानकारी मिली है। ये ऑफिशियल नहीं है, बाहर मिले क्या? तुम कहाँ हो अभी? कैफे में हूँ सर। ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे। जब मैंने मैथ्यू के लैपटॉप को खंगाला, मैंने एक बात नोटिस की। मैंने सोचा कि कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले एक बार आपसे जरूर बात कर लूं। तो तुम्हें इस लेटर की सॉफ्ट कॉपी मिली है, राइट? सिर्फ यही नहीं, जब मैंने लैपटॉप को खोला तो मैंने देखा कि 2 पीडीएफ फाइल को डिलीट किया गया है। मैंने उसे रिकवर कर लिया है। उसमें से एक लेटर है, लेकिन दूसरा वाला पासवर्ड प्रोटेक्ट है। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उसे क्रैक कर सकते हैं। 1123581321 जरा चेक करो, यही पासवर्ड तो नहीं है वो? हाँ, क्यों नहीं, चेक करते हैं। एक बार फिर से बोलना। 1123 1123 581321 581321 सही पासवर्ड है। क्या है कंटेंट? आज तुम्हारी मौत है। तो फिर उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? अभी भेजता हूं आपको। हाँ सुनो, जो नंबर मैंने तुम्हें कल भेजा था, उसका मैथ्यू के मर्डर वाले दिन का और उसके पहले के कुछ दिन का टावर लोकेशन अच्छे से ट्रेस करो। हमें ये मालूम करना है कि दोनों नंबर्स एक ही टावर लोकेशन में तो नहीं थे। और कॉल डिटेल्स पुलिस स्टेशन में लाकर रख देना। वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, पर तुम बुरा मत मानना। अरे ठीक है सर, ज्यादा डायलॉग मत बोलिए। जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। अभी मैं निकलता हूँ। जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। अच्छा, जो मरा उसके तुमने सीसीटीवी विजुअल्स चेक किए क्या? मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलेगा सर। क्यों मधु? सर, मैं उस एक्सीडेंट की कुछ क्लिपिंग्स लेकर गया था उनके पास। उन्होंने कहा कि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, उन्होंने ठीक तो कर लिया होगा ना।
तो जाओ और उसके बारे में पता करो। यस सर। आसपास की दुकानों में भी देखो, ओके सर। हो सकता है हमें कोई हिंट मिल जाए। ओके सर। सजीव को मैथ्यू ने जान से मारने के बारे में क्यों सोचा? रिस्पेरिडोन टैबलेट जो स्किज़ोफ्रेनिक के लिए होता है वो खाकर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मैथ्यू शायद बीमार हो कभी कभी अनयूजुअल सिचुएशन में, या फिर शायद ऐसा भी हुआ हो कि सजीव और लक्ष्मी को एक साथ देखा गया हो। तुम गई नहीं अभी तक? बस जाने ही वाली थी, तभी सजीव आ गए। सोचा बात करके निकलती हूँ। और तुम कब आए? अरे मैं पास में गया था तो मैंने लक्ष्मी को देखा तो बस। अब आप लोग बात कीजिए, हम निकलते हैं। चलो बेटी। मैथ्यू को विश्वास था कि लक्ष्मी और सजीव का नाजायज रिश्ता है। उसने जरूर महसूस किया होगा कि उसका शक सही है, और ये तब जब वो घर पर नहीं था। उन दोनों को उसने एक साथ देखा होगा, और यही कारण होगा कि मैथ्यू ने सजीव को चांद से मारने के लिए सोचा होगा। अच्छा सर, सजीव ने आत्महत्या की है, हम इस बात को कंफर्म कैसे कह सकते हैं? क्यों ऐसा पूछ रहे हो तुम मुझसे? वो क्या है सर, सजीव को किसी भी तरह का इशू नहीं था सर, जहाँ तक मुझे पता है। और मेरी सोच के हिसाब से सजीव ने मैथ्यू की हत्या की सारे सबूतों को खत्म करने के बाद, और वो आत्महत्या कर लेता है। यही तो कंफ्यूजन है, और यही सवाल तो हमें परेशान कर रहा है। बार बार उसी बारे में सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा नहीं है सर, मुझे एक अलग तरह का शक है। मान लीजिए सजीव कोई गलती करता है। मैथ्यू की हत्या करके? नहीं, ऐसा नहीं सर, सजीव साइनाइड खाकर मरा है ऐसा ना सर। मुझे शक है कि उसने कुछ गलत खाना खाया जो कि वो हजम नहीं कर पाया। माफ कीजिएगा सर अगर मेरी बातें बेवकूफ़ी लगी तो। हजम ना हो ऐसा खाना खा लेना प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले ही कहकर जा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 2-4 बार ऐसा खाना खाना या उससे ज्यादा खा लेना इससे किसी इंसान की मौत हो जाती है। सर, व्हाइट रम और तला हुआ बादाम उसने खाया हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन होने के बाद वो साइनाइड बन गया हो? जब तुमने ये कहा तो मुझे कुछ याद आया। इस केस में हमसे कुछ तो जरूरी बात छूट रही है। सर। सर, सजीव ने आत्महत्या नहीं की है, ये एक मर्डर है। उसे मैथ्यू ने मारा है। ये कैसे पॉसिबल है? हमें तो ये शक है कि संजीव ने मैथ्यू की हत्या की है। मैथ्यू 4 सितंबर को रात 10 बजे के बाद मरता है, और संजीव की भी मौत उसी रात 12 बजे होती है। और इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है। सजीव शाम को जिम जाया करता था, और वो उस दिन भी गया था जिस दिन उसकी मौत हुई थी। उसी समय मैथ्यू का फोन का टावर लोकेशन भी सजीव के टावर लोकेशन में था। कुछ विटनेसेस ने मैथ्यू को उस दिन देखा भी था। क्या होता अगर संजीव उस दिन वापस लौट जाता? या ऐसे देखें, अगर वो जिम नहीं गया होता तो क्या होता? तो ये दोनों जरूर मिलते और संजीव उस लेटर के बारे में पूछता। अगर सजीव उस वक्त आ भी जाता तो वो मैथ्यू पर डाउट नहीं करता सर। कारण ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय से हैं, और जब मैथ्यू की फैमिली आई उसके बाद वो लोग अलग अलग रहने लगे। लेकिन फिर भी मैथ्यू के पास एक चाबी और थी, और वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। इस घटना के कुछ दिन पहले वो लोग उसके घर पर थे और शराब पी रहे थे। मैथ्यू ने उस लेटर में लिखा भी है कि उस लेटर के बारे में बात नहीं की जाए। और सिर्फ यही नहीं सर, इस मैथ्यू ने उसके दोस्त से जो ज्वेलरी फील्ड में काम करता है उससे पोटेशियम साइनाइड भी लिया था, और उससे उसने कहा था कि उसे कुत्ते को मारना है। कॉल हिस्ट्री के आधार पर जब हमने उसे खंगाला तो ये बात हमारे सामने आ गई। तो मैथ्यू ने संजीव के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया? यस सर, ये उस दिन किया गया होगा जब वो साथ में शराब पी रहे थे, या उस दिन जिस दिन मैथ्यू और सजीव की हत्या हुई। मैथ्यू ने शराब में पॉइजन मिलाया होगा। पर बिना किसी ठोस कारण के वो ऐसा क्यों करेगा? दोनों के बीच में दुश्मनी होगी, राइट? और अगर ऐसा तो हम कह सकते हैं कि संजीव ने मैथ्यू को मारा है ना? लगभग यही है सर, क्योंकि अब कुछ लिंक्स मैच कर रहे हैं। वील अपडेट यू सून। पोटेशियम साइनाइड जो मैथ्यू लेकर आया वो सजीव की शराब में मिलाया कैसे होगा?
केस इज ओवर। तुम इस टाइम आखिर बात क्या है? ग्लव्स वगैरह पहनकर तुम मुझे लूटने आए हो क्या? लक्ष्मी और उसकी बेटी कहाँ है? वो अपने गांव गई है। उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। तुम बैठो, मैं कुछ ड्रिंक वगैरह लेकर आता हूँ। उसकी कुछ खास जरूरत नहीं है। तू क्या चाहता है? तू मेरे हर रिश्ते को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ऑफिस में तू मेरे बारे में मेरे दोस्तों से मेरी बुराई करता है। तू इतना घटिया कैसे हो सकता है जो अपनी बीवी के साथ मुझे जोड़कर लोगों को कहानियां सुनाता रहता है? और इसके अलावा तू मुझे जान से मारना चाहता है। तो तुझे पता चल गया। मुझे पता था कि तू वैसा पेशेंट नहीं है, और इसीलिए मैंने उस फाइल में इजी पासवर्ड डाला था ताकि तू उसे खोल सके। अगर तूने जल्दी किया होता तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता। सच कहूं तो वो लेटर इस ड्रामे का सिर्फ एक पार्ट था। जब मैं तुझे मार कर भाग जाऊंगा तो इस ड्रामे की वजह से पुलिस को लगेगा कि मुझे कुछ हो गया है। तो तू मुझे जान से मारने आया है ना? सच कहूं तो मुझे लगा था कि अब तक तू मर गया होगा, इसलिए मुझे तेरे यहां आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, अब तू आ गया है तो मुझे मार और निकल। लेकिन तू भी मरेगा बेटा। सजीव ने बादाम के साथ वही शराब पी जिसका फ्रेग्रेंस पोटेशियम साइनाइड की तरह है। सजीव इसके फ्रेग्रेंस को पहचान नहीं पाया जो मैथ्यू ने शराब में मिलाया था। तो मैथ्यू को संजीव ने जान से क्यों मारा? स्किज़ोफ्रेनिक कारण था सर। मैथ्यू को लगता था सजीव उसकी हर किसी से बुराई करता था और सजीव का उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध था। मैथ्यू को इस बात पर शक था और ये बात उसने उसके दोस्तों को भी बताई थी। ये सब एक भ्रम था। दोनों की हत्या एक दिन पहले उन लोगों के ऑफिस में काफी नोकझोंक में हुई थी। ऑफिस में भी उनके बीच बहुत मनमुटाव चल रहा था। जब उसने मारने का प्लान बनाया था तो लेटर की क्या जरूरत थी? मैथ्यू एक साइको था, ये तो बात हमने बहुत पहले आपको बताई। और जब सजीव इस लेटर को पढ़ेगा तो सजीव परेशान हो जाएगा
और फिर शायद मैथ्यू ने सोचा होगा कि पढ़ने के बाद सजीव शराब पिएगा। मैथ्यू ने नहीं सोचा था कि सजीव उसके पास आएगा, इसलिए दोनों की एक दूसरे से लड़ाई नहीं हुई। तो इसीलिए संजीव ने मैथ्यू को जान से मारा, यही कारण रहा होगा। इस कारण से वो मानसिक तनाव से गुजर रहा था सर, और जब उसे मालूम हुआ कि मैथ्यू उसे मारने वाला है तो उसकी मानसिक अवस्था काफी बिगड़ती गई और इसी तरह वो मैथ्यू का हत्यारा बन गया सर। तुम्हें कैसे लगा कि संजीव ने मैथ्यू को मारा? सजीव मैथ्यू के घर अपना फोन लिए बगैर गया था क्योंकि उसे पता था कि पुलिस मोबाइल टावर से लोकेशन ट्रेस कर लेगी। उसने अपने लैपटॉप पर व्हाट्सएप की वेबसाइट से उससे चैट की और यहीं पर वो गलती कर बैठा। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद हम किलर को कभी भी नहीं ढूंढ पाते, ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता। साइबर सेल वालों ने डिटेल्ड इंक्वायरी की, फिर ये मालूम हुआ कि सजीव ने व्हाट्सएप वेब के जरिए मैथ्यू का ही वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट करके मैसेज भेजा। क्योंकि वो वहां पर पहले भी वाईफाई कनेक्ट करता था, इसलिए उस रात वाईफाई ऑटो कनेक्ट हो गया और उसे मारने के दौरान ही कनेक्ट हुआ, पर उसने नोटिस नहीं किया। एक छोटी सी गलती सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलिजेंट क्रिमिनल से हुई। मैथ्यू के शर्ट से मिले डीएनए सैंपल सजीव के हैं सर, फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है। तो शायद हत्या के बाद संजीव ने फ्रिज से निकालकर शराब पी होगी जिसमें जहर मिला हुआ था, है ना? जी हाँ सर। ओके, दैट मेक्स सेंस। एनीवेज, नाइस जॉब गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस ने कुर्तियाडू केस जिसमें एक टीचर की हत्या हुई थी वो सुलझा लिया है। पुलिस ने लंबे जांच पड़ताल के बाद ये पाया कि सजीव ने ही अपने दोस्त मैथ्यू की हत्या की है और वहीं दूसरी तरफ उसके गांव वाले सजीव के बारे में मानते हैं कि उसने आत्महत्या की है, ऐसा पुलिस का कहना है। कोर्टियाडू केस में एक नया मोड़ आया है। पता चला है कि मैथ्यू ने सजीव के शराब में मरने से कुछ देर पहले जहर मिलाया था। अलग अलग टाइम पर एक दूसरे की हत्या। पुलिस बड़े ही बुद्धिमत्ता से इस विचित्र हत्या केस की जांच पड़ताल करती रही और अंत में इसे अंजाम तक पहुंचाया। एनीवेज, अब हम ट्रबल से बाहर हैं। गुड जॉब। ओके ओके सर। यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ। थैंक यू सर। सर। ओके। दो जबरदस्त जटिल हत्याएं हुई, पर पुलिस ने इसे अपनी इंटेलिजेंसी से सॉल्व कर दिया। काश पुलिस ऐसे ही और भी केस सुलझा पाए। माफ कीजिएगा, मेरा प्रूफ करने का मतलब ये नहीं था। मैं चाहती थी केस एक बेहतर तरीके से साबित हो। मुझे पता है मेरी बातें आपको बोर कर रही होंगी और शायद कंफ्यूज भी कर रही होंगी। हमारी जिंदगी भी तो बोरिंग है, मैंने सही कहा ना सर? अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको उस केस की नाकामी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे आपने बड़ी कामयाबी से सुलझा दिया ऐसा समझा। किसी कारण से नहीं, बस यूं ही एक मासूम आत्मा को मोक्ष मिले, बस इसलिए। ये कहानी करीब 15 साल पहले की है। तीन दोस्तों की कहानी जो कि 10वीं क्लास में पढ़ते थे। पढ़ाई से लेकर खेल तक हर चीज में साथ रहते थे। और एक लड़की थी सैंड्रा। उसे उन दोनों लड़कों में से किसी एक से प्यार हो गया था। वो लड़के रोज कुछ न कुछ उस लड़की को देते ही रहते थे। कभी पेन तो कभी कोई बुक या फिर चॉकलेट और भी बहुत कुछ। उस लड़के से मिली हुई हर चीज को वो संभाल कर रखा करती थी, यहाँ तक कि चॉकलेट के रैपर्स भी, क्योंकि उसके दिल में वो दोस्त से कुछ ज्यादा ही था। एक दिन उसने हिम्मत करके एक लव लेटर लिखा। उसने देखा कि उसके दोस्त उस लव लेटर को पढ़ने के बाद अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
उनकी बातों से सैंड्रा को समझ में आ गया कि एक छोटी कद की लड़की किसी से प्यार करने का हक नहीं रखती। वो कुछ भी बोल नहीं पाई, बस चुपचाप चली गई, आंखों में आंसू लिए। उस रात डिनर के बाद जब सैंड्रा सोई तो फिर कभी नहीं उठी। 15 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट, किसी ने कभी सुना भी है क्या? जिससे वो प्यार करती थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी की बातों से उसे ऐसा तीर लगा जो शायद वो छोटी बच्ची सह नहीं पाई। अब बताइए, एक ऐसी मौत जो ना तो सुइसाइड थी ना मर्डर, उसका इल्जाम किस पर लगेगा? कोई एविडेंस नहीं था सैंड्रा के साथ हुए उस मेंटल टॉर्चर का। सैंड्रा के जाने के बाद उसका पूरा परिवार वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। वो दोनों लड़के बड़े हुए, कॉलेज गए, डिग्री ली, पीएचडी भी की और सालों बाद भी उनकी दोस्ती वैसी की वैसी ही रही जैसे कि पहले थी। यहाँ तक कि दोनों को एक ही ऑफिस में जॉब भी मिल गई। पता है उन दोनों लड़कों का नाम क्या था? उनका नाम था सजीव और मैथ्यू, जिनकी मौत की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मैंने उन्हीं की ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ली। मैं हूँ मरीना, सैंड्रा की बहन। पिछले 15 सालों में जो बदलाव मुझ में आया, उस वजह से ना ही सजीव और ना ही मैथ्यू मुझे पहचान पाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके लिए सिर्फ एक न्यू रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन मैं यंग और खूबसूरत हूँ, इसीलिए बहुत जल्दी उनकी दोस्त बन गई। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। हम ओके। तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? मैं बताऊंगा। घर पे बोतल है क्या? एक छोटा सा है, चलेगा? छोटा भी काफी है। चल बाइक निकालते हैं। अब बता भी दे, आखिर प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मी के घर कुछ प्रॉब्लम है। पूछ रही है क्या वो मेरे साथ रह सकती है। तो कॉल करके ले आओ उसे। इसमें इतना सोच क्यों रहा है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसे और उसकी बेटी को कैसे लाऊं? वहां तो बैचलर्स रहते हैं। तो घर लेना पड़ेगा ना, वो हम सब कुछ देख लेंगे। तू पहले जा और उसे यहाँ लेकर आ। अरे आज तुम अकेले आए हो? तुम्हारी पूछ कहाँ है? वो शादी करने गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैथ्यू कहाँ है? अरे वो शादी करने गया है। हाँ, वैसे ये कब हुआ? तुमने बताया भी नहीं। हो गया बस। उसके बाद मैंने उनके बीच धीरे धीरे एक जाल बुनना शुरू किया। लक्ष्मी, हाँ? जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लेना। बस 2 ही दिन की तो बात है। सब ठीक हो जाएगा। एक बार सब सेट हो जाने दो, उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ आ जाएंगे। लक्ष्मी, जरा 1 मिनट आना। अरे बैठना, अंदर आ, बैठ। अरे मैं यही बैठ जाता हूँ ना। भाई थोड़ा साइड में हो जा। लक्ष्मी, तुम जानती हो मैथ्यू और मैं बचपन से दोस्त हैं। उसका पास्ट बहुत ही रफ था। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत कुछ बातें पता है, बट फिर भी बताता हूं। वो कुछ अपनी बचपन की बातों को आज तक अपने दिमाग से भूल नहीं पाया है और उसके लिए उसे साइकेट्रिक मेडिसिन्स लेनी पड़ती है। और फिर धीरे धीरे मैंने उनके बीच शक का बीज बोना शुरू कर दिया, ठीक एक मकड़ी के जाले की तरह। एक दिन जब सजीव ऑफिस से जल्दी चला गया। कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ सही चल रहा है।
सजीव आज जल्दी चला वो गया। तो बॉडी बिल्डर है ना, जिम में कोई फंक्शन था इसीलिए चला गया। वैसे हाँ। मैं तुम्हें कब से एक बात बताना चाहती थी। तुम्हारी और सजीव की दोस्ती कितने सालों की है वैसे? अरे बचपन से दोस्ती है हमारी, अभी क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मिलते हैं कल। तुमने कहा था कि कुछ बताना है। वो तो मैं भूल गई, याद आएगा तो बोलूंगी। मुझे पता है तुम भूली नहीं हो, बता दो अगर बताना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सच में। ठीक है, कल बताऊंगी। ठीक है, लेकिन बताना जरूर। हाँ पक्का, लेकिन हमारी इस बात के बारे में सजीव को मत बताना। नहीं बताऊंगा। ठीक है तो बाय। मैथ्यू आज छुट्टी पे है। हाँ, अभी उसका कॉल आया था। ओह, तो क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों की? अच्छा, खिचड़ी तो तुम्हारी पक रही है। वैसे लक्ष्मी कैसी है? मैथ्यू की बीवी कैसी है ये मुझे कैसे पता होगा? इससे अच्छा उससे पूछ लो ना। मुझे तो कुछ और ही सुनने को मिला है। सीरियसली कह रही हो? जो सब जानते हैं वो मुझे भी पता है। बताऊंगी तो मुझे इसमें घसीटना मत। मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। तुम मुझे बता सकती हो। मैथ्यू ने कहा कि उसे शक है कि तुम्हारे और उसकी बीवी के बीच में चक्कर है। और कुछ नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। हेलो। मैं मरीना बोल रही हूँ। मैंने जो भी कहा उससे अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। रियली सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ ये सब। तुम आखिरी इंसान हो जिसने मुझसे ये बात की। मैथ्यू ने हमारे कुछ ही दिनों की पहचान में ऐसा कहा। मुझे भी ये सही नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। लेकिन देखो, मैं नहीं चाहती कि मैं दो दोस्तों के बीच की लड़ाई की वजह बनूं, ठीक है? इसीलिए भूल जाओ सब। आज भी मैंने जानबूझकर बात नहीं छेड़ी। मैथ्यू बहुत शक करता है, इसलिए मैंने उसके घर जाना कम कर दिया है। लेकिन फिर भी वो इल्जाम लगाता रहता है। अगर उससे पूछूं तो वो सही से जवाब भी नहीं देता है। अब तो समझ ही नहीं आता क्या करूं। बहुत नजदीकी दोस्त है, वरना जान से मार देता उसे, पर कुछ कर नहीं सकता। तुम्हें लगता है उसे मारना ही आखिरी ऑप्शन है? तो मार दो उसे। गुड मॉर्निंग। इतनी देर हो गई है, सजीव कहाँ है? निकला तो टाइम पे था, पर ट्रैफिक में फंस गया था। संजीव तो जिम गया है ना। तुम्हें तो कुछ बताना था ना। अरे पर अभी तो देख रही हूँ तुम्हें। तो अब देख लिया ना, बता दो मैटर क्या है। मैं बताऊंगी, पर वादा करो कि तुम सजीव से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे, तभी बताऊंगी। नहीं पूछूंगा। सस्पेंस क्यों बना रही हो इतना? वैसे तुम सैंड्रा को जानते हो ना? सैंड्रा तो बहुत सी है। तुम किस सैंड्रा की बात कर रही हो? वही सैंड्रा जिसे सिर्फ तुम और सजीव जानते हो। वही तुम्हारी बचपन की दोस्त सैंड्रा। सजीव ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से ही मरी थी मैथ्यू। यही बताने में मुझे अजीब लग रहा था। मैं तुम दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए। अच्छा, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। क्या हुआ? थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। तुम कब जा रही हो? 11:30 बजे की बस है, उसी से जाऊंगी। तो घर को अच्छी तरह से लॉक कर देना। हाँ ठीक है। ठीक है, चलता हूँ मैं। चलें? मुझे लगा था मैथ्यू को शक हो गया है सजीव पर, इसीलिए वो ऑफिस से जल्दी निकल गया। सर, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। क्यों चाहिए? सर में दर्द है, हॉस्पिटल जाना है। ओके, आराम करो। ओके, थैंक यू सर। आज तुम जल्दी जा रहे हो, बात क्या है? अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कोई दवाई दूं क्या? नहीं, रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग गए नहीं? बस जाने ही वाली थी, तभी सजीव आ गए। सोचा बात करके निकलती हूँ। और तुम कब आए? अरे मैं पास में गया था तो मैंने लक्ष्मी को देखा, तो बस
अब आप लोग बात कीजिए, हम निकलते हैं। चलो बेटी, आओ। आती हूँ। हाँ, ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। तुम्हारे लिए लेटर है। किसका है ये? मैथ्यू का है। मैथ्यू कहीं गया है क्या? उसने लेटर क्यों भेजा है? वो और उसका पागलपन। हमारे कॉमन ईमेल को तू ओपन करना, ड्राफ्ट फोल्डर में जा और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके एक सीक्रेट फोल्डर में सेव कर। जैसे ही ये लेटर तुम्हें मिलता है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड का हिंट उस किताब में है जिसके बारे में हमने हाल में ही बात की थी, 19वां एडिशन, डीसी बुक्स, जुलाई 2019, पेज नंबर 198। और अगर तुम मुझे मिलते हो तो डायरेक्टली मुझसे इस पर बात नहीं करोगे, या तो मुझे मैसेज कर या कॉल कर, क्योंकि इससे हम दोनों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। और ये जरूरी नहीं कि तुम ही सिर्फ इस लेटर को पढ़ रहे हो, इसलिए मैं खुलकर तुम्हें पासवर्ड नहीं बता रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पीडीएफ फाइल को तब तक मत खोलना जब तक कि तुम्हें ये ना लगे कि कुछ अलग सी चीजें हो रही हैं। और जैसे ही प्रॉब्लम समझ में आए, इस लेटर को जला देना। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। सोलोमन का सिंबल, द दा विंची कोड। हेलो। हेलो, मैं सजीव बोल रहा हूँ। मैथ्यू आया है? नहीं, उसने कॉल किया था और कहा आज वो छुट्टी पर है, तुम केयरफुल रहना। तुमने ऐसा क्यों कहा? कल तुम्हारे जाने के बाद मैथ्यू काफी देर तक मुझसे बात कर रहा था। टॉपिक वही था जो मैंने तुम्हें बताया था। वो तो गुस्से में कह रहा था कि वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमसे इसी बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। मुझे एक लेटर मिला है। मैं तुम्हें एक फ्री एडवाइस देती हूँ। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, बेहतर है कि तुम ही उसे मार डालो। दोस्त से ज्यादा अपनी जिंदगी इम्पोर्टेंट होती है। मैं पूरी जिंदगी जेल में चला जाऊं, यही चाहती हो तुम? तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? तुम उसे ऐसे मारो कि पुलिस को कुछ मालूम ही ना चले। कैसे? मंजिल तक पहुंचना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सजीव। गो अहेड। मैथ्यू सजीव की शराब में जहर मिलाता है। वो लेटर मेरे ही प्लान का हिस्सा था, जिस प्लान को बनाने में मुझे सालों लग गए थे। बाकी की सारी कहानी आपको पता ही है। इस कहानी को यहीं ख़त्म होने दीजिए। इसकी वजह से ना मेरे खिलाफ कोई केस बनाइए और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस केस में कोई भी सुसाइड लेटर नहीं मिला है अब तक। इस केस में मानसिक प्रताड़ना या हत्या की प्लानिंग का कोई एविडेंस नहीं है और ना ही कोई गवाह है। मेरी बहन के केस की तरह मरीना नाम की इंसान यहीं ख़त्म होती है। मेरे बारे में इंक्वायरी करके मीडिया में अपनी बेइज्जती मत करवाइएगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि और कोई सैंड्रा इस दुनिया में ना हो जो प्यार ना कर सके, जिंदा ना रह सके और शादी ना कर सके। जो लोग सजीव और मैथ्यू की तरह होते हैं और उनके अधिकार को नहीं समझते, उन्हें इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं होता है सर। वो लोग इस धरती पर बस एक बोझ होते हैं सर। मे देयर सोल्स डोंट रेस्ट इन पीस। ये क्या सर, इस केस को एविडेंस के आधार पर रीओपन करेंगे? अब रीओपन करने का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है सर, हमें बेवकूफ बनाने वाले को ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं होगा सर, है ना सर? सिर्फ एक मैसेज के आधार पर केस कैसे रीओपन करे? मीडिया वालों के सामने हमारी बेइज्जती होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता।
सर कुछ गाड़ियों के विजुअल्स मिले हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद वहां से निकल गई। मैंने इस बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा माना और मैंने तुम्हें अपनी टीम में बिना अर्पित को बताए शामिल किया। इसका तुमने ये सिला दिया। सर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? चलो आओ। सर उस केस के बंद होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। उस केस में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट में समझ गया। जैसे मैंने मरीना के मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो मैं समझा कि तुम बहुत ही बड़े इंसान हो। एक तुम ही तो हो जिस पर मैंने इस केस के दौरान भरोसा किया। विश्वास नहीं होता कि इन सब के पीछे तुम हो। चलो बताओ मुझे, जो मुझे पता चला वो सच है? सर आपको जो पता चला वो सच है। मरीना की मैंने हेल्प की, इसलिए नहीं कि मैंने आपको मूर्ख बनाया या आपके साथ चीट किया। मुझे नहीं पता था सब कुछ खत्म होने के बाद वो मुझे वॉइस मैसेज भेजेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा करने से रोकता। सर मैं आपको बताना चाहता था और मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक लड़की के लिए तुमने हमारे डिपार्टमेंट के साथ धोखा किया और ये बात तुम्हें पता नहीं? आप मेरे घर आए सर। इस सवाल का क्या ताल्लुक है इस केस से? मरीना की कहानी में आप सेंड्रा को नहीं भूले होंगे। मेरे घर में भी सेंड्रा की तरह कोई है, मेरी वाइफ। सैंड्रा की तरह तुम्हारी वाइफ है सिर्फ इसलिए, या मरीना की मदद का तो कोई कारण नहीं है? हम लोग हमेशा कहते हैं कि छोटा होना मतलब बड़ा कद। ये थोड़ी हल्की बात है ना सर? सर आप मुझे दिल से एक बात बताइए, आपने कभी इन जैसे इंसानों के लिए कहीं पर या किसी जगह कोई पब्लिक टॉयलेट देखा है? नहीं देखा होगा। छोटे कद वालों के लिए बस में सीट या अलग से सीढ़ियां आपने कभी देखा है क्या? ये लोग हमारे बीच में रहकर बस कॉम्प्रोमाइज ही करते रहते हैं सर। कोई ध्यान नहीं देता इन पर। शादी और प्यार तो इनके लिए बस सपने जैसा ही है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर, स्पेशली लड़कियों के लिए। ऐसे लोगों का सिर्फ जन्म हो जाता है और इसीलिए कितनी माओं को उनके पति और परिवार वाले भी सिर्फ दोषी ही ठहराते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ऐसी लड़की से शादी क्यों की। उन्हें शक होता है कि हमारे बच्चे होंगे या नहीं। हमने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं की है सर। जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ सही तो है, लेकिन ये सब एक मर्डर को सपोर्ट करने के लिए कारण नहीं है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं और वो प्रॉब्लम्स मेरी भी हैं, और तुम्हें पता है कि लगभग सबको ही होती हैं। लेकिन वर्दी के सामने ये सब कुछ नहीं होता। हमारे पर्सनल इश्यूज के लिए कोई जगह नहीं होती। मैं जानता हूं सर, लेकिन सैंड्रा जैसे किसी के साथ रहकर मैं इस समस्या को समझ चुका हूं सर। मुझे इन सब के लिए इतना भी नहीं करना चाहिए। एक बार इस एक्सीडेंट केस के बारे में जब सीसीटीवी के विजुअल्स लेने के लिए मरीना ऑफिस में गया और मुझे महसूस हुआ, उससे मुझे कुछ शक हुआ, तो फिर मैंने मरीना से सीक्रेटली पूछताछ की। तब मुझे पता चला कि सजीव और मैथ्यू की मौत के पीछे ये सैंड्रा की ही कहानी है। पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे अंदर से महसूस हुआ कि मरीना की सहायता करूं। इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है सर। कानून के सामने इमोशंस की कोई जगह ही नहीं होती मधु। तुमने बहुत बड़ी गलती की। जाने या अनजाने में तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। मेरे सर्विस में ये अब तक की सबसे बड़ी गलती है जो मैं झेलूंगा। चलो ठीक है, समय मुझे एक मौका तो देगा कि मैं उसे अंदर कर सकूं, और मैं उसके इंतजार में हूं। मुझे 100% लगता है कि तुम्हें इस बार मैं चाहकर भी बचा नहीं सकता। आपका विश्वास आपको
जरूर बचाएगा सर।